नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले एपिसोड में या पिछले अपन ने क्लिप में लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो 8वां आवेश का गुणधर्म पढ़ा था। 8वें आवेश के गुणधर्म में मैंने आपसे कहा था इसका डिस्कशन मैं फिर करूंगा, आप थोड़ा सा उसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं उसमें क्वांटीकरण और क्वांटम के बारे में आपको समझा चुका था, है ना? कि साहब क्वांटीकरण क्या है? तो क्वांटीकरण आवेश के विनिमय की एक प्रक्रिया है जिसमें आवेश का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान बंडलों के रूप में होता है ना? और इस आदान प्रदान में आवेश की सबसे छोटी मात्रा को आवेश का क्वांटम कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि वैज्ञानिक मिलिकन ने तेल बूंदों पर आवेश का मापन कर स्पष्ट किया कि आवेश का क्वांटम अर्थात आवेश की सबसे छोटी मात्रा परिमाण में इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होती है, यानी आवेश की यह सबसे छोटी मात्रा है। क्लियर? अब सब इस प्रकार किसी भी वस्तु की बात करें या बूंद की बात करें तो उस पर आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज। क्लियर सब? है ना? पूर्ण गुणज का मतलब है कि यहाँ n पूर्ण संख्या होगी, 1 2 5 10 फला फला। अपूर्ण संख्या नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। ये संख्याएं n की जगह पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इसको ऐसे समझ लें, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु को हमें आवेश देना है 2.4 into 10 की पावर -19 कूलम। क्या दे सकेंगे? तो अब आप देखें कि 2.4 into 10 की पावर -19 ये क्यू का मान रख दिया अपॉन ई यानी 1.6 into 10 की पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अपन ने क्यू बराबर है नहीं, तो एन बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन ई। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन था कि साहब क्या अपन 2.4 into 10 की पावर -19 कूलम आवेश का आदान प्रदान कर सकते हैं? तो ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे वो देख लें, क्यू अपॉन ये मैंने करा। तो n बराबर आया, ये तो कैंसिल हो गया, n बराबर आया 1.5। यानी आपको इतना आवेश देने के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी मात्रा है, तो वह दे पाना संभव नहीं है। तो स्वाभाविक है कि हम ये आवेश नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा का अपूर्ण है ना। तो साहब ये बात अपन ने समझा ली थी। अब आप आगे की बात करें। आगे की बात में ऐसे समझे आप कि हमने आवेश का सबसे छोटी मात्रा यानी क्वांटम का निर्धारण मिलिकन के प्रयोग से किया है। आप इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान में किसी भी कथन की व्याख्या करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हुआ करते हैं। कथन के फेवर में हम एग्जाम्पल भी डालते हैं, है ना। फिजिक्स आपके एग्जाम्पल को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि आप अपने जो तर्क को संतुष्ट करने के लिए वही एग्जाम्पल दोगे जो जिससे आपका तर्क संतुष्ट हो। लेकिन ऐसे भी तो तर्क हो सकते हैं जिससे आपकी बात संतुष्ट हो, ये जरूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल ठीक है, बात को समझाने का एक तरीका या माध्यम माना गया है, लेकिन एग्जाम्पल देकर ही आप तथ्य को सिद्ध करने की कोशिश करें तो फिजिक्स उसको नहीं मानती। दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल।
प्रयोग द्वारा हम तथ्य प्रस्तुत करते हैं, उसको भी फिजिक्स मानने के लिए बाध्य नहीं। प्रायोगिक परिणाम जो हमारे सामने आते हैं वो हो सकता है गलत भी हो। जैसे मान लो चांद, हमें आसमान में सबसे बड़ा पिंड दिखाई देता है, वास्तव में चांद आसमान में सबसे बड़ा पिंड है नहीं, तो जो आप देखते हो वो भी गलत हो सकता है। तो फिर फिजिक्स पुख्ता किसे मानती है? फिजिक्स पुख्ता मानती है डेरिवेशनल या प्रिंसिपल। डेरिवेशनल तथ्य को फिजिक्स मानने के लिए बाध्य है। डेरिवेशनल का मतलब जो गणितीय रूप से सिद्ध किया जा चुका हो या जिसको हम गणितीय रूप से सिद्ध कर देते हो, उसको मानने के लिए भौतिक विज्ञान बाध्य है। तो बस अब छोटी सी बात को समझिए, मैं नया पेज इसमें स्टार्ट कर लेता हूं और अपनी छोटी सी बात को मैं आपको समझाता हूं जो समझाना चाहता हूं, है ना। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गेलमान, है ना। गेलमान फिजिक्स के इन जो प्रोसेस हैं उनका लाभ लेते हैं। गेलमान कहते हैं कि ऐसे काल्पनिक कण हो सकते हैं जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉन का 2/3, जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉन का 2/3 गुना हो या इलेक्ट्रॉन का 1/3 गुना हो। गेलमान कल्पना करते हैं कि ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं। इन पार्टिकल को गेलमान क्वार्क कहते हैं, है ना। ये काल्पनिक कण जिन पर आवेश प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर और माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इन पार्टिकल को क्वार्क नाम दिया गया। जिस पर आवेश प्लस 2/3 है उसको अपक्वार्क कहते हैं, और जिस पर आवेश माइनस 1/3 है उससे डाउन क्वार्क नाम दिया गया। ये सब गेलमान की थॉट है ना। पॉजिटिव है, लाइट होगा यानी हल्का होगा। अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अधिक्य भारी बना देता, इलेक्ट्रॉन की कमी हल्का बना देता। ये इलेक्ट्रॉन का अधिक्य तो इसका वजन ज्यादा होगा कंपैरेटिवली दोनों के बीच में। गेलमान कहते हैं मेरी इस कल्पना को अगर आप मानते हैं तो मैं आपको मूलभूत कणों के बारे में समझा सकता हूं। गेलमान कहते हैं अगर आप मेरी इन बातों को माने तो मैं आपको समझाता हूं कि प्रोटॉन क्या है या प्रोटॉन के कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, प्रोटॉन निर्मित कैसे हुआ। गेलमान के अनुसार प्रोटॉन के निर्माण में 2 अपक्वार्क हैं और 1 डाउन क्वार्क है। अगर कैलकुलेशन करें तो अपक्वार्क पर आवेश प्लस 2/3 और डाउन क्वार्क पर आवेश माइनस 1/3। अगर आप इसको टोटल को कैलकुलेट करें तो आवेश वही आता है जो वर्तमान में हम जानते हैं। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आता है। इसी प्रकार गेलमान कहते हैं अगर मेरी बात आप मानते हैं तो मैं आपको न्यूट्रॉन पर भी आवेश की मात्रा समझा सकता हूं या न्यूट्रॉन को भी समझा सकता हूं, है ना। तो गेलमान के अनुसार न्यूट्रॉन 1 यू यानी 1 अपक्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। कैलकुलेशन करें तो अपक्वार्क पर आवेश प्लस 2/3 ही, डाउन क्वार्क पर माइनस 1/3 ही और माइनस 1/3 ही, यानी कितना 0, है ना। तो सर वास्तव में न्यूट्रॉन पर आवेश 0 ही होता है। डी क्वार्क भारी होते हैं और ज्यादा डी किसमें है? न्यूट्रॉन में है। वास्तव में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अधिक। अगर आप पॉइंटों में लिखें तो दशमलव में तीसरा अंक न्यूट्रॉन के लिए ज्यादा है। पहले 2 अंक तो 1.67 दोनों के लिए सेम है, पर थर्ड जो उस पे जाएंगे 0.00 के बाद वो न्यूट्रॉन के लिए ज्यादा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है ना। तो सब पुष्टि होती है
यानी अगर गेलमान की इस कल्पना को मानते हैं तो गेलमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके कंस्ट्रक्शन, इसके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी बात मानते हो तो आवेश का क्वांटम कौन है, फिर सबसे छोटा मान कौन हुआ, -1/3। लेकिन आज तक यानी वर्तमान तक हमें किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के अपूर्ण गुणज के बराबर नहीं प्राप्त हुई। इसलिए वर्तमान में भी हम मिलिकन के दिए गए कथन को ही मानते हैं, अर्थात आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रॉन को ही मानते हैं। यदि भविष्य में अगर गेलमान सत्यापित होते हैं तो हमें आवेश का क्वांटम -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर मानना पड़ेगा। तो बच्चों, ये आवेश के गुणधर्म कंप्लीट होते हैं, है ना। इनमें अगर आप छोटे मोटे जैसे न्यूमेरिकल देखना चाहो तो जैसे मैंने आपसे कहा था, एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। तो ऐसे में तो छोटे छोटे आपको टास्क बताता हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी बात भी समझाता हूँ। एक कूलाम तथा एक माइक्रो कूलाम आवेश के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा बताओ। तो पहले आवेश बताया साहब एक कूलाम, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या Q बराबर n, तो n बराबर Q/E। आवेश की मात्रा है कूलाम, E का मान अपन जानते हैं, क्लियर साहब। ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10 इधर ले लिया तो 10⁻+18 और इसमें 1.6 से डिवीजन कर दो, इसका 1.6 से डिवीजन करा तो ये आया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो साहब मैंने इसका मतलब आपसे सही कहा था कि एक कूलाम आवेश स्थानांतरण के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। यदि आप कहते हो कि मात्रा 1 माइक्रो कूलाम हो, 1 माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6, तो अब Q की जगह मैंने 1 माइक्रो कूलाम रख दिया अपॉन E, तो E तो वही रहेगा। अब देखा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना, तो 10⁻⁻19 ऊपर जाता है तो +19 में से 6 गया तो +13 में से ये 10 इधर ले लो तो ये +12। अब साहब इसमें वही डिवीजन करोगे तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो साहब अगर मान लो अपन 1 माइक्रो कूलाम आवेश को स्थानांतरित करें तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। 1 माइक्रो कूलाम के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहां मैं आपको छोटी सी बात समझाने की बात का प्रयास करता हूं। इलेक्ट्रॉन की या यूं कहते हैं आवेश के अल्पमान के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की यह संख्या बहुत ज्यादा है। भाई स्थानांतरित तो कितना कर रहे हो आप, 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻, इतना। और इस मात्रा के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, है ना। इस मात्रा के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻12 है, ठीक है। अब इतनी सी मात्रा के लिए इतने अधिक इलेक्ट्रॉन, तो आवेश का ये लेन देन यानी ये विनिमय सतत ही लगेगा, क्योंकि ये मात्रा तो बहुत बड़ी मात्रा है। इसका मतलब क्वांटम का अस्तित्व तभी है जब हम कम संख्या में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करें। जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी को 100 इलेक्ट्रॉन देने, 50 देने, 500 देने, तो आप क्वांटम पे गौर फरमाइए। लेकिन 1 माइक्रो कूलाम आवेश देना है तो फिर आप क्वांटम जैसी चीज को भूल जाइए, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम में आपको इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। तो क्वांटम का महत्व स्थानांतरित अल्प आवेश के समय ही है। अगर उच्च आवेश आप स्थानांतरित करते हो तो क्वांटम का महत्व नहीं है ना। ये बच्चों सब आपको समझा दिया गया है आवेश के गुणधर्म। अब अपन कूलाम के नियम की तरफ चलेंगे।
कूलाम का नियम है ना। कूलाम के नियम में कोई विशेष चीजें बिंदु आवेश की बात होगी तो मैं कूलाम का नियम पढ़ने से पहले बिंदु आवेश को छोटे से मैं समझा देता हूं ताकि वहां पर अपने को दिक्कत ना हो, है ना। देखो साहब, आवेश के अनेक सिस्टम हैं, तो मैं आवेश के आपको सिस्टम समझाता हूं। सिस्टम का मतलब ये हुआ कि भाई आवेश किस किस रूपों में हमारे बीच रहता है। इसका एक सिस्टम तो कहलाता है बिंदु आवेश, जिसके बारे में बताना है अभी मैं बताऊंगा, है ना। आवेश का हमारे बीच रहने का दूसरा तरीका द्विध्रुव है, डाइपोल, है ना। जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, और आप ऐसे लेते हो तो Na प्लस माइनस सी। द्विध्रुव के रूप में भी हमारे बीच आवेश रहता है। आवेश का सतत वितरण के रूप में भी रहना हो सकता है, जैसे आवेशित गोला, जैसे आवेशित चादर, ये सब आवेश के निकाय है। ये जेरोक्स का उदाहरण। जैसे आवेशित पट्टिका, है ना साहब, ये आवेशित प्लेट, ठीक है। जैसे आवेशित तार। तो कहने का मतलब आवेशित निकाय बहुत रूपों में, गोलों में 3 है। खोखला आवेशित गोला, चालक आवेशित गोला, कुचालक आवेशित गोला, आवेशित परत, आवेशित पट्टिका, आवेशित तार, द्विध्रुव, बिंदु आवेश। ये तो आवेश के वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी। लेकिन आवेश के निकाय तो हैं। अभी जैसे जेरोक्स किसका उदाहरण? जेरोक्स आवेशित परत का उदाहरण है ना। नमक किसका उदाहरण है? आवेश का एक निकाय जिसको आप द्विध्रुव कहते हो। तो कहने का मतलब प्रकृति में आवेश का अस्तित्व अनेक रूपों में है। बच्चों, कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से समझें तो ये जो स्थिर विद्युत की चैप्टर है, ये आवेशित निकायों को ही आपको समझाने के लिए रखा गया है। ये चैप्टर आपको यही समझाने के लिए रखा गया है कि बिंदु आवेश, द्विध्रुव, आवेशित गोला, आवेशित परत, आवेशित पट्टिका, आवेशित तार आखिर क्या है, कैसे सिस्टम है, क्या यूज है, क्या इन सिस्टमों में समानता है, क्या ये सभी सिस्टम आवेशित होने के कारण एक ही हैं, नया अलग अलग हैं। तो ये चैप्टर आपको जो स्थिर विद्युत हम पढ़ रहे हैं वो यही समझाने के लिए उत्पन्न किया गया चैप्टर है कि बच्चा आवेशित निकाय को अलग अलग समझे। अब साहब इनको अलग अलग कैसे समझें? तो अब आगे से आगे टॉपिक चलेंगे, फिर एक टॉपिक आएगा विद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र टॉपिक के बाद आप समझने लग जाएंगे कि ये सब अलग अलग चीजें हैं, है ना। अभी तो आपके सामने केवल एक ही चर्चा चलाई जा रही है, आवेश आवेश आवेश। अभी ये चर्चा थोड़ी चलेगी आवेश में भी बहुत सारे प्रकार, है ना। तो इस चैप्टर का मोटिव मैंने आपको समझा दिया, इसका मोटिव ये है ना। उनमें से फिलहाल हम कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश किससे कहते हैं? तो सब यदि आवेश, संपूर्ण आवेश एक सूक्ष्म बिंदु पर एकत्रित हो तो उसे बिंदु आवेश कहेंगे। यानी नाभिक इसका सबसे शानदार उदाहरण। नाभिक को आपको क्या बोलना चाहिए? बिंदु आवेश, क्योंकि नाभिक एक सूक्ष्म बिंदु है जिस पर सारा आवेश केंद्रित है, तो नाभिक को आप बिंदु आवेश कह सकते हो। इसकी दूसरी परिभाषा है कि यदि आवेशित निकाय का आकार प्रेक्षण बिंदु की दूरी
की तुलना में बहुत छोटा हो तो आवेशित निकाय को बिंदु आवेश कहते हैं। यानी ऐसे तो ये आवेशित गोला ही कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर का गोला लिया, सपोज इस गोले की रेडियस अपन मान लें 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और आप उसका इंपैक्ट देखने जा रहे हैं मान लीजिए 2 मीटर पर। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी प्रेक्षण बिंदु की दूरी गोले के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा, यानी गोले का आकार बहुत छोटा है। इस समय आप इसे आवेशित गोला नहीं कहेंगे, अब आपको क्या कहना पड़ेगा, इसे बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के 2 तरीके हो सकते हैं, यानी आवेशित निकाय का आकार प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में अति अल्प हो तो आवेशित निकाय को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। या ऐसे समझ लो कि एक सूक्ष्म बिंदु पर संपूर्ण आवेश एकत्रित हो तो उससे बिंदु आवेश कहते हैं। इसके अलावा द्विध्रुव भी है, वो बाकी चीजें अपन टाइम टू टाइम पढ़ते रहे, है ना।